जी सुषमा स्वराज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने हमारी इस एफटीआई की चर्चा को नियम 184 के तहत स्वीकार किया। अध्यक्ष जी, हम आग्रह कर रहे थे कि हम चर्चा करेंगे तो केवल नियम 184 के तहत करेंगे। ये आग्रह हम क्यों कर रहे थे, इसकी एक पृष्ठभूमि है जो मैं आपके माध्यम से सदन में और सदन के माध्यम से देश को बताना चाहती हूँ। आपको मालूम है कि पिछले वर्ष 2011 में इसी तरह के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने हूबहू यही निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि खुदरा व्यापार में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हम अनुमति देते हैं, और चारों तरफ से उस निर्णय का विरोध हुआ था। जब मैं कहती हूं चारों तरफ से, तो वाकई चारों तरफ से सरकार के घटक दलों से विरोध हुआ था। उस समय तृणमूल कांग्रेस सरकार में शामिल थी, उन्होंने विरोध किया था। डीएमके सरकार में शामिल है, उन्होंने विरोध किया था। उनके दो प्रमुख समर्थक दल सपा और बसपा, उन्होंने विरोध किया था, और पूरे के पूरे विपक्ष ने तो विरोध किया ही था, और सदन की कार्यवाही बाधित हो गई थी। उस समय के तत्कालीन नेता सदन श्री प्रणब मुखर्जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और हम लोगों की बात सुनी थी, और बात सुनने के बाद ये कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा और आपकी भावनाओं से उन्हें अवगत कराऊंगा और फिर उनकी प्रतिक्रिया आकर आपको बताऊंगा। 7 दिसंबर 2011 को नेता सदन ने दोबारा हमें बुलाया, सर्वदलीय बैठक हुई और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात कर ली है और हमने ये फैसला किया है कि हम इस निर्णय को तब तक लंबित रखेंगे जब तक सभी स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं हो जाती और आम सहमति नहीं बन जाती। हमने फिर उनसे एक प्रश्न किया था कि जब आप स्टेक होल्डर्स शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके मायने क्या हैं? तो नेता सदन ने कहा था कि स्टेक होल्डर्स के मायने हैं राजनीतिक दल और राज्यों के मुख्यमंत्री। तो हमने उनसे प्रार्थना की कि जब आप सदन में बोलेंगे तो क्या ये व्याख्या वहां कर देंगे? उन्होंने कहा जरूर कर दूंगा। और 7 दिसंबर 2011 को नेता सदन लोकसभा में आए, उन्होंने आपसे अनुमति मांगी और कहा कि मैं एक वक्तव्य छोटा सा आपकी अनुमति से देना चाहता हूं। आपने वो अनुमति दी। अध्यक्ष जी, जो कुछ उन्होंने कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस श्री प्रणब मुखर्जी, मैडम स्पीकर, with your permission, I would just like to make a small statement. Madam Speaker, the decision to permit 51% FDI in multi-brand retail trade is suspended till a consensus is developed through consultation amongst various stakeholders. I convened a meeting of leaders of all political parties this morning. Earlier also I had a meeting with them to discuss on how to resolve this impasse due to which Parliament was not functioning properly. I am glad that all the leaders have agreed to this formulation, but they wanted to have some clarifications. I am seeking your permission to provide that clarification, that stakeholders include the chief ministers of the state governments and political parties, because without the involvement of the state chief ministers, this can never be implemented. Therefore, the government will take a decision after a consensus is developed through the process of consultations amongst all stakeholders. With these words, most respectfully, I would like to submit that the House may transact normal business as only 10 days are left before the winter session comes to an end. Thank you, Madam Speaker. जब प्रणब दा ने ये बात कही तो मैं खड़ी हुई नेता प्रतिपक्ष के नाते और मैंने भी आपसे अनुमति मांगी और मैंने आपसे कहा, अध्यक्ष महोदया, मैं इस बारे में रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। और मैंने बोला, सरकार ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय किया है उस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। जन भावनाओं के आगे झुकना सरकार की हार नहीं होता, बल्कि ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। तमाम राजनीतिक दलों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद और उन सभी लोगों से बात करने के बाद जिनके हित इस निर्णय से प्रभावित हो रहे थे, आम सहमति बनाने के बाद सरकार ये निर्णय करेगी, तब तक उन्होंने इस निर्णय को लंबित रखा है।
मैं प्रणव दा के प्रति धन्यवाद अर्पित करती हूँ, जिन्होंने पूरे का पूरा मसला अपने हाथ में लिया और ऑल पार्टी मीटिंग की। प्रधानमंत्री जी की अनुमति से ये निर्णय हुआ है। मैं उनके प्रति भी देश की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ कि जन भावनाओं के सामने सरकार झुकी। ये एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक जीत का कदम है। अध्यक्ष जी, इसमें जो आश्वासन सदन में दिया गया उसके दो पहलू थे, कंसेंसस और कंसल्टेशन, यानी परामर्श और आम सहमति। परामर्श करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, राजनीतिक दलों से और सभी स्टेक होल्डर्स यानी जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं उन सबसे, और उसके बाद जब आम सहमति बनेगी तब इस निर्णय को लागू करेंगे। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है, आम सहमति बनाने की बात तो दूर, आम सहमति बनाने का प्रयास भी नहीं किया गया। राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, हम प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दल हैं। कोई मीटिंग बुलाना तो दूर, कोई पत्राचार भी नहीं हुआ, टेलीफोन तक से कोई बात नहीं हुई। और एक दिन अचानक ये निर्णय टीवी पर हमने सुना कि सरकार ने कैबिनेट से ये फैसला कर लिया है कि वो एफडीआई 51% एफडीआई रिटेल सेक्टर में खोलने जा रही है। हम अवाक रह गए। मैंने अडवाणी जी को फोन किया, पूछा कि अडवाणी जी, आप इतने वर्षों से संसद में हैं, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि संसद में दिए गए आश्वासन का इतना घोर उल्लंघन हुआ हो? उन्होंने कहा कभी नहीं। और उन्होंने कहा कि ये तो विशेषाधिकार का सवाल बनता है सुषमा जी, अगर इस तरह का आश्वासन सदन में देकर सरकार पलटे तो प्रिविलेज बनता है। ये इन्होंने कैसे कर दिया? एक अजीब तर्क गढ़ा गया। संसदीय कार्य मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने यह कहा कि हमने तो नीति बदल दी। 2011 में हमने स्टेट्स को डिस्क्रिप्शन नहीं दी थी, इनेबलिंग पॉलिसी नहीं बनाई थी, अब तो हमने इनेबलिंग पॉलिसी बनाई है, स्टेट्स पर छोड़ दिया है, इसलिए परामर्श करने की कोई जरूरत नहीं थी। अध्यक्ष जी, ये उस समय के वाणिज्य मंत्री, जो आज भी वाणिज्य मंत्री हैं, श्री आनंद शर्मा, उन्होंने भी 7 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में वही आश्वासन दिया था जो प्रणव दा ने दिया था। वो बोलते हुए उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। श्री आनंद शर्मा, सर, as the honorable leader of opposition and honorable members have asked, it is very clear that this policy, the enabling policy framework, is such that the states have a discretion. Therefore, we say consultation with the stakeholders that would include chief ministers of states, and it certainly does not exclude but includes the political parties. जो बात प्रणव दा ने कही थी वो तो उन्होंने कही ही, लेकिन दोनों शब्द आपको इसमें दिख रहे हैं कि 2011 की पॉलिसी भी इनेबलिंग पॉलिसी थी, 2011 की पॉलिसी में भी स्टेट का डिस्क्रिप्शन था। इसलिए इस तरह का बेतुका तर्क गढ़कर अगर ये कहना चाहते हैं कि कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं थी, परामर्श की आवश्यकता नहीं थी, तो ये तर्क हमें स्वीकार्य नहीं है। और अगर कोई नई नीति बनाई थी, अच्छी नीति बनाई थी, तो अध्यक्ष जी और भी ज्यादा जरूरी था कि राजनीतिक दलों को बुलाते, वो नीति उनके सामने रखते, शायद आम सहमति बन जाती। लेकिन चूंकि वो आम सहमति नहीं बनी, क्योंकि परामर्श नहीं किया गया, इसीलिए हमने आपके सामने जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो ये आग्रह किया कि अब हम इस सदन के अंदर अपनी राय अभिव्यक्त करना चाहते हैं। और राय अभिव्यक्त केवल चर्चा के माध्यम से नहीं होती, राय अभिव्यक्त होती है मतदान के माध्यम से। और हमारे यहाँ नियम 184 ये प्रावधान करता है कि यहाँ चर्चा होगी और चर्चा के बाद मतदान होगा, वोटिंग होगी। और इसलिए हमने बार बार आपसे ये कहा कि आप हमें चर्चा दीजिए, 184 के तहत दीजिए, ताकि हम चर्चा भी करें और मतदान से अपनी राय भी अभिव्यक्त करें। मैं पुनः आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमारी भावना को समझा, आपने सदन की भावना को समझा और उस प्रावधान के तहत हमें चर्चा दी है जो चर्चा के बाद मतदान का प्रावधान करता है। आपके प्रति पुनः बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष जी, जहां तक एफडीआई का सवाल है, इससे पहले कि मैं इस नीति के दुष्परिणामों का उल्लेख करूं, मैं सरकार के उन दावों का सच उजागर करना चाहूंगी जो एफडीआई के पक्ष में सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। पहला दावा है इनका कि ये नीति उपभोक्ताओं के हित में है। अगर वॉलमार्ट,
टेस्को, केयरफॉर, मेट्रो, इन जैसे बड़े मल्टी ब्रांड रिटेलर्स यहाँ आ जाएंगे तो लोगों को चीज़ें सस्ती मिलेंगी और अच्छी मिलेंगी। ये इनका पहला तर्क है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बेसिक सिद्धांत है ये कि अगर बाजार प्रतियोगी होता है तो उपभोक्ता के हित में होता है, अगर बाजार एकाधिकारी हो जाता है तो वो उपभोक्ता के हित में नहीं रहता। एक व्यापक और फैला हुआ बाजार उपभोक्ता को दुकान चुनने की इजाजत देता है, गुंजाइश देता है। एक सिमटा हुआ बाजार ये चयन की प्रक्रिया उससे छीन लेता है। आप जानते हैं अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के हर बड़े महानगर में और छोटे नगर में इसी सिद्धांत पर बाजार बनाए गए हैं। मैं अपने गृहनगर की बात करती हूँ, मैं अंबाला छावनी से आती हूँ। वहां जाकर देखिए हमारे बाजारों के नाम क्या हैं। बजाजा बाजार, सर्राफा बाजार, कसेरा बाजार, हलवाई बाजार, कबाड़ी बाजार, सौदागर बाजार। नाम से पता चलता है आपको कपड़ा खरीदना है, बजाजा बाजार में जाइए, एक साथ आपको 20 दुकानें मिलेंगी। बर्तन खरीदने हैं, कसेरा बाजार में जाइए, एक साथ 50 दुकानें मिलेंगी। सोने चांदी की चीजें आपको सर्राफा बाजार में मिलेंगी। सारे प्रसाधन की सामग्री सौदागर बाजार में मिलेगी। एक जगह जाकर अगर 20 दुकानें हैं तो किसी दुकानदार में यह हिम्मत नहीं कि वो ग्राहक को लूट ले। वो चीज अच्छी भी देगा और सस्ती भी देगा, क्योंकि अगर आपको उसने सस्ती नहीं दी, आप तुरंत 5 मिनट दूसरी दुकान में चले जाएंगे। और अगर दूसरी दुकान पर चीज अच्छी नहीं मिली, महंगी मिली, तो तीसरी पर चले जाएंगे। इसलिए उसकी व्यवस्था है कि वो चीज महंगी ना बेचे, वो चीज अच्छी बेचे, खराब न बेचे, क्योंकि ग्राहक के पास चयन की गुंजाइश है, चॉइस है। और मैं तो इससे आगे कहना चाहती हूं कि जब हर जगह एक सी चीज, एक सी सस्ती, एक सी बढ़िया मिलती है, तो दुकानदार का अपना व्यवहार इस पर डिपेंड करता है, इस पर आश्रित करता है कि दुकान चलती है कि नहीं चलती। दुकानदार ये कहते हैं अगर मीठा बोलोगे, गर्मी में आए हुए ग्राहक को पानी का गिलास पिला दोगे, आपका कर्मचारी चीजें दिखाते हुए आघाएगा नहीं, तो आपकी दुकान चलेगी। हम और आप तो शॉपिंग करने जाते रहे, हम महिलाएं तो करती हैं शॉपिंग। कितना ज्यादा इस बात का असर पड़ता है कि अगर हर दुकान पर एक सी चीज मिल रही है तो भाई मीठा कौन बोलता है, अच्छे से कौन बात करता है, अच्छा व्यवहार कौन रखता है, उसकी दुकान पर जाओ। लेकिन जब आप इस तरह का एक अधिकारी बाजार खड़ा कर देते हैं जहां किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहती, तो अभी भी उपभोक्ता के हित में नहीं होता। कंपटीशन इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, मोनोपोली इज नॉट। और केवल ये नहीं अध्यक्ष जी, अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि इस तरह के रिटेलर्स प्रीडेटरी प्राइसिंग करते हैं। कोई इससे इंकार नहीं कर सकता। प्रीडेटरी, थोड़ी सी शांति बनवा लें, बात बहुत गंभीर हो रही है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। Nothing will go in record, nothing. महोदया, ये रिटेलर्स प्रीडेटरी प्राइसिंग करते हैं। और प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब है पहले दाम नीचे ले आएंगे, इतने गिरा देंगे, इतने कम कर देंगे कि बाकी बाजार समाप्त हो जाए। जब बाकी किसी को वारा ही नहीं खाएगा, कुछ पुगेगा ही नहीं, तो वो दुकान बंद ही करेगा। घाटे का सौदा कौन चलाएगा और कितने दिन चलाएगा? लेकिन जब दुकानें बंद हो जाती हैं, बाजार समाप्त हो जाता है, तो एकदम दाम बढ़ा देते हैं। और इतने दाम बढ़ा देते हैं कि उसके बाद ग्राहक के पास कोई गुंजाइश नहीं बचती, कोई चुनाव करने की चॉइस नहीं बचती कि उसको आकर के उतने ही दाम पर खरीदना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका ये दावा कि ये रिटेलर्स जब आएंगे मल्टी ब्रांड में तो ये उपभोक्ता के हित में काम करेंगे, उसको सस्ती और अच्छी चीज दिलवाएंगे, ये दावा सिरे से निराधार है, तथ्यों से परे है। मैडम, सरकार का दूसरा दावा है कि नीति किसानों के हित में है और उसके लिए कहते हैं कि किसानों से महंगा खरीदेंगे।
उनको अच्छा दाम देंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव सामने है कि शुरू में दाम कम करने के लिए ये लोग अपना मुनाफा कम नहीं करते, ये किसान से सस्ता खरीदते हैं, ये अपने कर्मचारियों को वेतन कम देते हैं और उसके कारण दाम कम करते हैं। ये कभी दाम ज्यादा नहीं देते, ये कम दाम देकर खरीदकर और अपने कर्मचारियों को कम वेतन देकर के अपने मुनाफे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते, अपना प्रॉफिट पूरा रख करके ये दाम ऊंचे करते हैं। मैं यहां लेकर के आई हूं, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट का एक डिक्लेरेशन लेकर आई हूं। हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरे विश्व के देशों में जहां जहां इन्होंने किसानों से सस्ता खरीदा है वहां विरोध में आंदोलन हुए हैं। आपको मालूम है अध्यक्ष जी, फरवरी 2008 में ईयू की पार्लियामेंट ने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया उन फार्मर्स के प्रोटेस्ट के कारण। क्या कहता है वो डिक्लेरेशन? एविडेंस फ्रॉम अक्रॉस द ईयू सजेस्ट लार्ज सुपरमार्केट्स आर अब्यूजिंग देयर बाइंग पावर टू फोर्स डाउन प्राइसेस paid to suppliers to unsustainable levels and impose unfair conditions upon them. The declaration came in the backdrop of protests by farmers against supermarkets across European countries like France, Italy, Netherlands, Belgium, Ireland and Hungary. The nature of the complaints were similar. Kya thi nature of complaints? The giant retailers were squeezing the prices paid to the farmers for products like milk, meat, poultry and wine, in some instances forcing them to sell at below cost prices. लागत से भी कम, उनकी लागत से भी कम बेचने पर वो कंपेल करते हैं, वो फोर्स करते हैं। ये ईयू का डिक्लेरेशन है और ये डिक्लेरेशन कोई ज़्यादा पुराना नहीं, फरवरी 2008 में उन्होंने अडॉप्ट किया। और क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि जितने देशों के मैंने नाम पढ़े हैं, इन देशों के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए, आंदोलन किए। अपने देश में अमूल जैसा कोऑपरेटिव कितना सक्सेसफुल, कितना सफल, वो विरोध कर रहे हैं इसका। उससे ज्यादा सफल कोऑपरेटिव है कहीं? कुरियन आज नहीं है, निधन हो गया उनका। उनकी स्मृति को नमन करते हुए मैं कहना चाहती हूँ, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट है मिस्टर सोडी, उन्होंने बयान देकर कहा है, फार्मर्स गेट द लीस्ट रिटर्न्स फ्रॉम द मॉडर्न ट्रेड एंड द सो कॉल्ड एफिशिएंसी बेनिफिट्स ओनली द लार्ज रिटेलर्स एज दे कॉन्स्टेंटली ड्राइव डाउन द प्राइसेस। कोई एक का अनुभव नहीं है, दुनिया भर का अनुभव ये बताता है कि किसान से सस्ता खरीदते हैं। और इसके आगे कहना चाहती हूँ, दाम तो तब देंगे जब खरीदेंगे, या आपके छोटे और मंझोले किसान से खरीदेंगे ही नहीं। अध्यक्ष जी, यहाँ पंजाब के लोग बैठे हैं, अजनाला जी बैठे हैं, हरसिमरत बैठी हैं, पेप्सी का उदाहरण है, पेप्सी का उदाहरण है। बाजवा जी भी बैठे हैं, गुलशन जी भी बैठे हैं, वहां के लोग भी बैठे हैं और ये सब साक्षी हैं, ये साक्षी हैं जो बात मैं कह रही हूं उसकी। जब पेप्सी की फैक्ट्री पंजाब में लग रही थी, पेप्सी की फैक्ट्री पंजाब में लग रही थी तो पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया कि फैक्ट्री यहां नहीं लगनी चाहिए। पेप्सी के लोगों ने उन्हें भरमाया और ये कहा कि हम केवल कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाएंगे, हम यहाँ आलू के चिप्स भी बनाएंगे, टोमेटो की सॉस भी बनाएंगे और आपका आलू और टमाटर खरीदेंगे, यहाँ का किसान खुशहाल हो जाएगा। किसान गुमराह हो गया, भरम में आ गया, फैक्ट्री लग गई। आप जानती हैं, कारखाना लगने के बाद उन्होंने किसानों को बुलाया और कहा कि हमने तुम्हारे आलू का परीक्षण किया था, तुम्हारा आलू ज्यादा मीठा है, इसके अच्छे चिप्स नहीं बन सकते। उन्होंने कहा हमने तुम्हारे टमाटर का भी परीक्षण किया था, तुम्हारा टमाटर ज्यादा खट्टा है, उसकी अच्छी सॉस नहीं बन सकती। आलू और टमाटर विदेश से निर्यात करने का काम किया, लेकिन पंजाब के किसान से आलू और टमाटर नहीं दिया। और एक पेप्सी की बात नहीं, आज पूरे देश में मैकडॉनल्ड की चेन खुली हुई है, वो फ्राइज बनाते हैं, आलू की फ्राइज,
कितना आलू वो भारतीय किसान से लेते हैं, जरा कभी पता करिए। वो कहते हैं हमारी फ्राइज का साइज बड़ा है, आपका आलू छोटा है। भारतीय किसान, ये बैठे आगरा के सांसद रामशंकर कथीरिया जी, आगरा का किसान जो आलू उत्पादक किसान है, सबसे ज्यादा आलू पैदा करता है, अपने आलू को सड़क पर गिरने के लिए मजबूर होता है, लेकिन मैकडॉनल्ड उनसे आलू खरीदता नहीं है। कहां से आता है आलू? शिपमेंट की शिपमेंट आती है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, एक मिनट। अध्यक्ष जी, जहाज के जहाज भरकर आते हैं आलू के, शिपमेंट्स आते हैं विदेशों से, जहाज के जहाज भरकर आते हैं और उनकी फ्राइज बनाते हैं वो, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी फ्राइज का स्टैंडर्ड बड़ा है, आपका आलू छोटा है। खरीदेंगे तो दाम देंगे ना, और अगर खरीदने का समझौता भी कर लेंगे, अगर खरीदने का समझौता भी कर लेंगे अध्यक्ष जी, तो एक चीज की खराबी पर पूरी की पूरी खेप वापस कर देंगे। मैं आनंद शर्मा जी को कहना चाहती हूँ, सेब की जगह से आते हो ना, बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी का सेब पैदा होता है, लेकिन तो भी जब आजादपुर मंडी में आता है, कभी ना कभी एक सेब कभी दब जाता है, कभी गल जाता है। यहाँ का व्यापारी उस एक सेब को निकालकर बाकी बेच देता है। अरे जिस पेटी का सेब गलेगा वो केवल वो पेटी वापस नहीं करेंगे, ट्रक का ट्रक लौटा देंगे और कहेंगे इसमें तो बैक्टीरिया पैदा हो गया, और जिस ट्रक में आया उसकी सारी पेटियों में बैक्टीरिया लग गया। आप क्या कहना चाहते हैं? और उस समय जब खेप की खेप लौटाई जाएगी, ट्रक वापस किए जाएंगे, तो हिमाचल का वो सेब का किसान आपके घर के दरवाजे पर धरना देगा, सर पर हाथ रखकर रोएगा, और आप उसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। अध्यक्ष जी, ये कहते हैं कि किसान को सबसे बड़ा फायदा होगा कि बिचौलिया खत्म हो जाएगा, मिडलमैन खत्म हो जाएगा। मैं बताना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, बैठ गए, बैठ जाइए, आप क्या कर रहे हैं? आप भी बैठिए। मंत्री हो गए अध्यक्ष जी, अब तो मंत्री हो गए, ऐसे मंत्री होकर बर्ताव कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ आपको, ये जो बिचौलिए की बात करते हैं कि बिचौलिया खत्म हो जाएगा, आज भी हिंदुस्तान में एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ किसान और मिल मालिक के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, और वो है शुगर मिल का क्षेत्र, चीनी मिल का क्षेत्र। कोई बिचौलिया नहीं है। चीनी मिल मालिक, चीनी मिल के प्रबंधक और किसानों के बीच में सीधा अनुबंध होता है, बॉन्डेड होता है गन्ना, अनुबंधित होता है गन्ना। वो चीनी की मिल के मालिक के कहने पर गन्ना बोते हैं, और वो गन्ना उन्हीं शुगर मिल्स को दिया जाता है। लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है? अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो कैसे बोल लीजिए, सुनिए, ऐसे कैसे चलेगा मैडम? देखिए, nothing else will go in record। आप बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए। आप बोलिए, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं मैडम? देखिए कितना शांत हो जाए। है रूलिंग पार्टी का। मंत्री जवाब देंगे। ये अध्यक्ष जी, कितनी बार होता है? आप बैठिए, ऐसे नहीं, बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, कितनी बार होता है कि अनुबंध के बाद भी चीनी मिल मालिक गन्ना लेने से मना कर देते हैं, कह देते हैं इससे ज्यादा हम पीड़ नहीं सकते, और अगर पीड़ नहीं सकते तो आप लाइए भी मत, या लाया हुआ लौटा देते हैं। और जहां ले लेते हैं वहां उनका कर्मचारी एक पुर्जा दे देता है कागज का, वो पर्ची लिए मारा भागता है। ये बैठे हैं अजीत सिंह जी, जानते हैं गन्ने की राजनीति। हमारे यहाँ राजनाथ जी और राजेंद्र अग्रवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, गाजियाबाद के और मेरठ के। अभी परसों वरुण गांधी बोलकर आए हैं लखनऊ में, गन्ना किसानों की व्यथा कथा कहकर आए हैं।
कागज लिए घूम रहा है, पर्ची लिए घूम रहा है गन्ना किसान, लेकिन चौधरी का जिस डाली को बैठ रहा वही कहता है मंत्री कैसे बन गया, इसको निकाल दो मंत्रिमंडल से। अध्यक्ष जी भूल गए जो मंत्री हो गए। मैं इनके खिलाफ तो कुछ नहीं कह रही, ये कहा है कोई, इनको किस चीज का दर्द हो रहा है? मैं किसान का दर्द सुना रही हूँ। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए मदनलाल शर्मा जी, बैठिए बैठिए। ऐसे नहीं करिए। अध्यक्ष जी, मैंने इस देश के आलू के किसान का दर्द रखा, मैं इस देश के गन्ना किसान का दर्द बता रही हूँ और आपसे बता रही हूँ कि ये सब होने वाला है। मैं आपकी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रही, आपके खिलाफ नहीं बोल रही। आप किसान का दर्द भी सुनना नहीं चाहते। मैं इनके इस तर्क का जवाब दे रही हूँ कि ये कह रहे हैं, मैं इनके इस तर्क का जवाब दे रही हूँ कि ये कह रहे हैं कि एफडीआई के आने से बिचौलिया खत्म हो जाएगा, मिडलमैन खत्म हो जाएगा और किसान को फायदा होगा। मैं ये कह रही हूँ कि जिस क्षेत्र में बिचौलिया है ही नहीं, मिडलमैन है ही नहीं, डायरेक्ट मिल मालिक और किसान के बीच में रिश्ता है, वहां ये हालत हो रही है कि गन्ना किसान मारा मारा फिर रहा है। तो आप ये कहते हैं कि बिचौलिया खत्म हो जाने से किसान की हालत सुधर जाएगी, ये सही नहीं है। और मैं आपको बिचौलिए की भी बात बता दूं, सबसे बड़ा बिचौलिया और मिडलमैन हमारे यहाँ होता है अनाज मंडी में, आड़ती। मैडम हमारी आड़त प्रणाली में, हमारी आड़त प्रणाली में बीसियों दोष होंगे जिनको ठीक करने की आवश्यकता है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आड़ती और किसान के बीच में एक विश्वास का रिश्ता होता है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझते हैं, मैं बता रही हूँ अध्यक्ष जी, खड़े हो गए, बैठ जाइए, आप भी बैठिए, बैठ जाइए, क्या कर रहे हैं आप, बैठिए। आप क्यों खड़े हो गए? अध्यक्ष जी बैठिए। ऐसा व्यवहार कांग्रेस के लोगों का, ये अमेरिका के लिए ज्यादा फिक्रमंद है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, ये अमेरिका का बिचौलिया है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जानता है केवल वो इस बात को पहचान सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये कहती है कि आपके ये बैंकों के एटीएम तो आ जाए हैं, आड़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आड़ती किया जाकर खड़ा हो जाता है। और इस तरह का व्यवहार होगा, आप भी बैठिए, बैठ जाइए दिलीप गांधी जी, बैठिए। रनिंग कमेटी कर रहे हैं। ये लोग अमेरिका समर्थक हैं, ये लोग अमेरिका समर्थक हैं। मैडम
वो उसे बोल रही है, वो बोल रही है, बैठ जाइए। फिर वही सतीश दीक्षित जी, बैठिए बैठिए। वो उसे केवल विश्वास पर पैसा देता है, क्योंकि उसे मालूम है जब फसल आएगी तो वो बैलगाड़ी में भरकर या ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर उसके यहाँ लाएगा और वो उसे बेचकर अपना पैसा वसूल लेगा। अध्यक्ष जी, जसवंत सिंह जी जैसे लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था समझते हैं, ये क्या जाने, वो मेरी बात के साक्षी होंगे। क्या हो रहा है? आप भी बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए मैं पूछना चाहती हूँ, बैठ जाइए, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। और कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा खरीदेगा? अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत है। अध्यक्ष जी, आपको विदेशी बिचौलिए चाहिए? आप क्यों खड़े हो रहे हैं? बैठ जाइए, sit down, sit down। आपको चांस मिलेगा, जब आपकी पार्टी को चांस मिलेगा बोलिएगा। कोई नहीं बोल पाएगा। अब बैठिए, तो बोलने दीजिए। क्या चाहिए? बैठिए, अब बैठ हो जाएगा। बैठिए, अब उनको बोलने दीजिए। खड़े हो जाओ। नहीं चलेगा। क्या चाह रहे हैं? बैठ जाइए। क्या कर रहे? बैठ जाइए, वो बैठ जाइए। Sit down, no. What is happening? Now you sit down. No, what is happening? Why you are there? They are sitting. You control them. You control them. अभी बैठिए, बैठिए। Let's proceed. अभी बैठिए। Madam, if they do like this from Prime Minister, Leader of the House, nobody will be allowed to speak from outside. We will not allow anybody to speak. अरे बैठो। क्या बात करते हो? This is the way. हम बाद में बोलने देंगे आपको। We will not allow them. Kamalnath ji, we will not allow any one of them. We will not allow your leader. इतनी शर्म की बात है, गंभीर डिबेट हो रहा है, ये सब बैठे हैं और मजाक हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये नहीं करना डिबेट। बैठिए।
हम अलाउ करेंगे आपको। कमलनाथ जी ये तरीका है, आप संभाल नहीं पाते, तरीका है क्या? हम किसी को बोलना नहीं बैठिए। तमाशा करके रखा है आपने, मजाक बहुत तारीफ करता था आपके कांग्रेस की, आपके कांग्रेस। अध्यक्ष जी, अमेरिका के दलाल बोलने नहीं देना चाहते। अध्यक्ष जी, अध्यक्छ जी एक मिनट। अच्छा, दोनों तरफ शांति रखिए। बैठ जाइए। ऐसा नहीं। अध्यक्ष जी, जरूर बैठिए। आप भी बैठ जाइए। बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। एक मिनट जरा सा और बैठ जाइए ना। कहाँ कोई बोल रहा है? बैठिए, आप बैठिए एकदम। हाँ, वो भी बैठेंगे। बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और नेता ठहरिए। नहीं, हम इधर ही सुनाएंगे। तो आप नहीं सुनेंगे, ऐसे नहीं बोलिए। हम बैठिए। ये क्या तरीका है? मैडम, ये क्या तरीका है? मैडम, नहीं। Madam, I have to say, you see that he is challenging speaker, and I think it should be removed from the challenging the speaker. You are challenging the speaker. You should not challenge us. You challenge us, but not to the chair. You challenge us, but not to the chair. Not to the chair. You can talk against us, but not to the chair. Not to the chair. Yes, you can talk, but not to the chair. But not to the chair. ठीक है। बैठिए। आप भी बैठ जाइए। इतना नहीं। आप भी बैठ जाइए। बैठिए जरा सा। हम चाह रहे हैं, इतने गंभीर विषय पर ये चर्चा हो रही है, नेता प्रतिपक्ष बोल रही हैं और मैं चाह रही हूँ सब सुन लें। आप वो अपना पक्ष रख रही हैं, अपने विचार रख रही हैं। आपकी जब बारी आएगी आप अपना पक्ष रखिएगा। आप चुप रहिए। ये क्या हो रहा है? हर समय क्यों बोलते? तो नहीं, ठीक है, कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं, वो ऐसे हिल जाता है हाउस, मगर बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर ऐसे मत कर लीजिए। तो इस तरह नहीं करते। तो आप
ये ऐसा मुद्दा ही है जिस पर उत्तेजना होगी, मगर आप इसे बाहर मत चले जाइए, ये मैं कह रही हूँ। और बात उनकी सुनिए, जब आपकी बारी आएगी आप अपनी कहिएगा, आप सुनिए ध्यान से। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, इनका तीसरा दावा है कि एफडीआई रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी, और वाणिज्य मंत्री ने तो एक आंकड़ा भी दे दिया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ जॉब्स मिलेगी, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा दिया 40 लाख लोग डायरेक्ट इन लोगों के द्वारा, यानी ये जो मल्टी ब्रांड रिटेलर्स आएंगे ये आकर के 40 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरी देंगे। अब मुझे नहीं मालूम ये आंकड़ा देते समय ये कोई जमा घटाव, कोई गुना तकसीम करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि एक आंकड़ा मेरे पास है, वॉलमार्ट के 9,826 स्टोर्स पूरे दुनिया में है, 9,826, और एम्प्लॉइज कितने हैं? 21 लाख। अगर 40 लाख एम्प्लॉय हिंदुस्तान में आने हो केवल वॉलमार्ट के, क्योंकि वॉलमार्ट में 214 प्रति स्टोर कर्मचारी संख्या है, एक स्टोर में 214 जो सबसे ज्यादा है, औरों की तो और भी कम है बताऊंगी। अगर 214 प्रति स्टोर वाले वॉलमार्ट ने 40 लाख लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट देना हो तो 18,600 स्टोर खोलने पड़ेंगे, और बाकियों की तो आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी। केयरफोर 30 संख्या है, 30 प्रति स्टोर, और उनके स्टोर हैं 15,937 पूरे विश्व में। मेट्रो की संख्या 133, और टेस्को जो वॉलमार्ट के बाद यहाँ आना चाह रहा है उसकी संख्या 92, उनके 5,380 स्टोर है। अगर ये सारे आ जाएं और ये अपनी अपनी संख्या के अनुसार करने लगे तो 36,000 से ज्यादा स्टोर चाहिए, और ये 53 शहरों में खोलने की बात कर रहे हैं, यानी एक एक शहर में 600-600 स्टोर खुलेगा। हर चौराहे पर अगर स्टोर खुले तब जाके 40 लाख लोग बनते हैं। कहां से आंकड़ा लाते हैं, कैसे लाते हैं? कोई आंकड़ा कहीं सुना, कहीं चिपका दिया। और फिर जहां तक रोजगार का सवाल है, ये तो आप 40 लाख की बात कर रहे हैं। आप अपनी पॉलिसी उठाकर देखिए, उसमें आपने कहा क्या है? आपने कहा है कि 30% आपके एसएमई से चीज लेनी पड़ेगी। अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर आएगी तो वो आपके कारखाने बंद हो जाएंगे। 30%, आपने खुद ने कहा 30% स्थानीय उद्योग से लेना पड़ेगा। तो आज जो उद्योग 100% बेच रहा है, 70% तो आपने काट लिया उसका। 30% पर कोई कारखाना चल सकता है क्या? कोई फैक्ट्री वायबल हो सकती है क्या? कारखाना दर कारखाना बंद हो जाएगा। और ये जो 70% आयातित माल आएगा, जिसको ये कह रहे 30% यहां से, तो 70% इंपोर्ट करेंगे। ये जो 70% आयातित माल आएगा अध्यक्ष जी, इसमें से 90% माल चाइना का होगा। कारखाने खुलेंगे चाइना में, रोजगार मिलेगा चाइना में, आमदनी बढ़ेगी चाइना की, और आपके यहां 12 करोड़ घरों में अंधेरा हो जाएगा। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म हो जाएगा। तो जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जरा उनकी बात करो जो बेरोजगार होकर के सड़क पर आ जाएंगे। और ये भी बता दूं, ये जो 30% एसएमईज वाली बात है ना, ये भी एक मिथ है, एक मिथ्या धारणा है। क्यों? क्योंकि भारत WTO में जिन शर्तों पर शामिल हुआ है अध्यक्ष जी, उसमें GATT गेट की आर्टिकल 3 ये पाबंदी लगाती है कि आपको नेशनल ट्रीटमेंट देना होगा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से। आप कोई कानून ऐसा नहीं बना सकते जिस कानून के तहत स्थानीय उद्योग से आप चीज खरीद सकें। कल कोई कोर्ट में जाके चैलेंज करेगा आपकी इस व्यवस्था को, और वो व्यवस्था गिर जाएगी। और केवल WTO की बात नहीं अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी बैठे 82 देशों से हमने BIPA साइन किया है। हमने द्विपक्षीय समझौते किए हैं 82 देशों से, और उनको कहा है
कि आपको भी हम नेशनल ट्रीटमेंट देंगे, और उस नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब है कि हम उनके उद्योगों से चीजें खरीदेंगे। ये जो 30% वाली बात है, ये बहुत बड़ी मिथ्या बात है, ये भ्रामक बात है। ये 30% भी आप स्थानीय उद्योग से खरीद नहीं सकेंगे। इसलिए जो आप रोजगार की बात करते हैं, वो 40 लाख का शीशा तो मैंने दिखा दिया आपको, लेकिन जो बेरोजगार होंगे उनका कोई आकलन किया है आपने? आपके यहाँ मॉल्स आ जाएंगी, मॉल्स में जरूर जगमगाहट हो जाएगी और शायद जगमगाने लगेंगे, लेकिन जिन लोगों के घर में अंधेरा हो जाएगा, कभी उनकी कल्पना की आपने? अध्यक्ष जी, ये तो 3 दावे हैं जो सरकार कर रही थी। उपभोक्ता का हित रक्षण होगा, किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, नए रोजगार होंगे। इन दावों की पोल तो मैंने खोल दी आपके सामने, लेकिन इस नीति के अपने दुष्परिणाम खुदरा व्यापार पे क्या होंगे, अब मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। पूरे विश्व का यह अनुभव है कि जहां जहां एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में आई है, वहां वहां का खुदरा व्यापार खत्म हो गया है, छोटी शॉप समाप्त हो गई। मैं एक आपको आती हूं, ये गलत नहीं है, आप सुन लीजिए। मैं अध्यक्ष जी, ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन, उनकी रिपोर्ट है, लिखा है व्हाट हैपेंड व्हेन वॉलमार्ट केम टू टाउन 1996। What happened when Walmart came to town? A study of Walmart's expansion in Iowa found that 84% of all sales at the new Walmart stores came at the expense of existing businesses within the same country. 84% sales. किसके सिर पर आए? लोकल बिजनेस को खत्म करके 84% सेल्स आए। ये उनकी आपके सामने मैंने कोई अपनी घड़ी हुई नहीं रखी है, एक विदेशी रिपोर्ट रखी है। और मैं छोटे देशों की तो बात ही नहीं कर रही, मैं बड़े देशों की बात कर रही। मैं इंग्लैंड की बात करूंगी, ब्रिटेन। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, कहीं और की भी नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स की 15 जुलाई 2010 की रिपोर्ट है। क्या लिखा है जरा ध्यान से सुन लीजिए। कह रहे थे ना गलत है, जो गलत है वो जरा ध्यान से सुन लें। मैडम, ये 2 ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपीज ने कहा है, किसी एरे गहरे ने नहीं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के 2 एमपीज ने कहा है, ऑन कोट पढ़ रही हूं, ऑन कोट, आप कहें तो सदन की पटल पे रख दूंगी। Britain was a nation of small shopkeepers. All of that has changed because of these supermarkets led by Tesco. It is impossible for small shopkeepers who have so much to offer to compete with the prices of supermarkets, said Mr. Ames. दूसरे एमपी ने कहा, APP GOSS Secretary Bob Russell MP added, on quote, the expansion of supermarkets in Britain has been to the serious detriment of small shops. There is no question about this. आगे सुनिए, 1 in 6 small stores in Britain have gone out of business in the last decade, the group said. 1 in 6 small stores. 6 में से हर 6ठा स्टोर बिजनेस से बाहर हो गया because of Tesco, because of these large supermarkets. ये मेरे कहे हुए शब्द नहीं, ब्रिटेन पार्लियामेंट के 2 एमपीज ने कहा है। और इन 2 और केवल इन 2 एमपीज ने नहीं कहा, आपसे भी कभी मिले होंगे, इंडियन ओरिजिन के एक एमपी हैं मिस्टर कीथ वाज, आपसे जरूर मिले होंगे क्योंकि भारत आते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं। कीथ वाज ने जब उन्हें यह पता चला कि भारत में इस तरह की बहस चल रही है, तो भारत के सांसदों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा है, ये मैं कीथ वाज की बात पढ़ रही हूँ और दूर की पुरानी नहीं है, सितंबर 2012 की है, सितंबर 20, 2012, आज से 2 महीने पहले की बात है। क्या कहा उन्होंने? इंडियन ओरिजिन लेबर एमपी कीथ वाज हैज एडवाइज्ड इंडियन लेजिस्लेटर्स, उन्होंने हमको एडवाइस किया है। क्या? कीथ वाज हैज एडवाइज्ड इंडियन लेजिस्लेटर्स टू बी केयरफुल while handling the issue of FDI in retail, cautioning that a major dominance by supermarkets may not be in the interest of common man. ये कीथ वाज ब्रिटेन के एमपी भारत में बहुत आते हैं, भारत से प्यार रखते हैं, इसलिए भारत के सांसदों को आगाह किया है उन्होंने, सावधानी बरतो,
ये कॉमन मैन के इंटरेस्ट में नहीं है जो एफडीआई आ रही है। और केवल इंग्लैंड की बात नहीं कर रही मैडम, जिन देशों से ये कंपनी आ रही है, मैं अमेरिका की बात करती हूँ। वॉलमार्ट तो अमेरिका की कंपनी है ना। क्या तबाही मचाई है वॉलमार्ट ने अमेरिका में, आप जानते हैं कि वहां एक आंदोलन चला है जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस सैटरडे, और उस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? राष्ट्रपति ओबामा। वो ट्वीट करते हैं, वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि हर शनिवार को जाकर चीज छोटी दुकान से खरीदो। ये मैं आपको दिखाना चाहती हूं, एक cbcnews.com की न्यूज है। ब्लैक फ्राइडे इज ओवर बट 89 million consumers plan to shop small on Small Business Saturday, according to a survey by American Express. It is an effort to promote independent retailers on Main Street. Now, Small Business Saturday is being promoted in cities across the country, including New York, Boston, Los Angeles, Philadelphia, Miami. ये Small Business Saturday, इस दिन ओबामा स्वयं जाते हैं छोटे शॉपकीपर्स के यहाँ, बुक स्टोर से जाके किताबें लेते हैं। ये वॉशिंगटन की एक न्यूज है। President Obama has pitched in to help small business get into the holiday shopping season. The president took his daughters, Malia and Sasha, along on a shopping run to a bookstore a few blocks from the White House. He says he made the visit because it is, on quote, Small Business Saturday and he wanted to support a small business. क्यों उन्हें ये करना पड़ रहा है? क्योंकि उनके यहाँ पॉप एंड मॉम शॉर्ट्स स्पॉइल हो गए, खत्म हो गए। वॉलमार्ट ने छोटी दुकानदारियां खा गई, वो दुकानें समाप्त हो गई, उनका रोजगार लुट गया। आंदोलन के तौर पर स्मॉल बिजनेस जा रहा है। राष्ट्रपति ओबामा बेटियों को लेकर जाकर के शनिवार के दिन शॉपिंग करते हैं। और केवल ये नहीं, अध्यक्ष जी 2012 के बजट में अमेरिका 10 सूत्री फॉर्मूला लेकर के आया है अपने स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। 10 सूत्री फॉर्मूला क्या कहा है? स्मॉल बिजनेसेस आर द इंजन ऑफ जॉब ग्रोथ इन आवर कंट्री। आप भी सुन लीजिए, स्मॉल बिजनेसेस आर द इंजन ऑफ जॉब ग्रोथ इन आवर कंट्री. In order to ensure that small businesses are poised to start, grow and create jobs, the 2012 budget will do what? 10 चीजें. They will spur job creation by enhancing small business access to credit. 1. Second, cut taxes for small businesses seeking to grow and expand. Third, boost investment in small businesses. Fourth, promote impact investment in economically distressed regions for disadvantaged groups and in sections of national significance. Fifth, help innovate small businesses, obtain early stage financing. Sixth, improve small businesses and export access to federal services. Seventh, help small businesses connect to regional innovation. Eighth, strengthen small business exports. Ninth, double the small employer pension plan startup credit. And 10th, help small businesses provide health insurance to their employees. ये 10 सूत्री फॉर्मूला अमेरिका के 2012 के बजट में आ रहा है स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस समय बाकी के लोग इस प्रणाली के दोषों को चिन्हित करके उन दोषों के सुधार करने में लगे हैं, उस समय क्या कारण है कि हमारा देश और हमारी सरकार इसको महिमा मंडित कर रही है? प्रधानमंत्री सोचते हैं कि एफडीआई आ जाएगी तो अर्थव्यवस्था की सारी कमियों का इलाज हो जाएगा। कहते हैं मूर्ख अपने अनुभव से सीखता है, बुद्धिमान दूसरों के अनुभव से सीखता है। मैं कहना चाहती हूं कि दुनिया भर के देशों के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे, यूरोपियन यूनियन का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, इंग्लैंड का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, अमेरिका का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। वो देश तबाही से अपने मुल्कों को बचाने में लगे हैं, स्मॉल बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, रेजोल्यूशंस अडॉप्ट कर रहे हैं, और हमारी सरकार लगी है कि नहीं एफडीआई आ जाएगी तो पता नहीं देश के अंदर कौन सी क्रांति आ जाएगी, हमारी सारी अर्थव्यवस्था की कमियां दूर हो जाएंगी।
अध्यक्ष जी, ये बहस नई नहीं है, ये बहस हमारे समय में भी चली थी। जब हम सरकार में थे तब भी कुछ लोग कहते थे एफडीआई ले आओ खुदरा व्यापार में, भला होगा। उस समय अटल जी ने एक अध्ययन करवाया था, एक स्टडी करवाई थी, और स्टडी करवाने के साथ साथ प्लानिंग कमीशन में, योजना आयोग में वहां के सदस्य, सम्मानित सदस्य श्री एनके सिंह, जो अब राज्यसभा के सदस्य हैं जेडीयू के, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी और उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। मैं वो रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाती हूं। उन्होंने कहा था, द रिटेल सेक्टर इन इंडिया is dispersed, widespread, labor-intensive and disorganized. In the light of this, it is not thought desirable at present to lift the ban on FDI in retail trade. और मैं याद दिलाना चाहती हूँ, जिस समय ये रिपोर्ट आई थी उसके बाद हमने एक मत से निर्णय कर लिया था कि हम रिटेल ट्रेड में, खुदरा व्यापार में एफडीआई नहीं लाएंगे। उस समय कांग्रेस की सोच यही थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश आए। महाराष्ट्र के एक फेडरेशन के लोगों ने, ट्रेड कमेटी के चेयरमैन ने मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा था। वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा सुन रहे हैं, लाना चाहती है, आप रोकिए। राज्यसभा में ये प्रश्न उठा था। उस समय के वित्त मंत्री ने राज्यसभा में आश्वासन दिया था और मनमोहन सिंह जी ने एक पत्र लिखकर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स के उस ट्रेड कमेटी के अध्यक्ष को आश्वस्त किया था। वो पत्र मैं लेकर आई हूं, पढ़ के सुनाना चाहती हूं। डियर श्री शांघवी, अब आपको मेरे बात बोलना है, आपको मेरे बात बोलना है, तब बोल लीजिए। आई विल नॉट यील्ड, आई विल नॉट यील्ड, आई विल नॉट यील्ड। अध्यक्ष जी, मनमोहन सिंह जी ने वो पत्र लिखा, Dear Shri Shangvi, kindly refer to your letter of 6th December 2002 regarding foreign direct investment in retail trade. This matter was raised in the Rajya Sabha 2 days ago, and the finance minister gave an assurance that government had no proposal to invite foreign direct investment in retail trade. With kind regards. आश्वस्त किया था इन्होंने कि रिटेल ट्रेड में किसी तरह की कोई एफडीआई नहीं आ रही, और ये उन्होंने आश्वस्त किया था उस चिट्ठी को लिखकर, क्योंकि उन्होंने इन्हें बोला था कि आप देखिए कि ये ना आए। तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा था कि आप आश्वस्त रहिए, वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कह दिया है कि नहीं आएगी। और केवल यही नहीं, निरंजन दास मुंशी उस समय यहाँ के चीफ विप होते थे। सोनिया जी नेता प्रतिपक्ष थी, वो यहाँ मुख्य सचेतक थे। वो एक कॉलिंग अटेंशन लेकर आए थे, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसी मुद्दे पर, और उन्होंने इस निर्णय को, अगर ये लिया जाए तो इसको एंटी नेशनल करार दिया था। ये मैं लेकर आई निरंजन दास मुंशी का कॉलिंग अटेंशन। क्या कहा था प्रियोदा ने? आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू यू as it is alleged that the multinational retailers through the bureaucratic circles are continuously putting pressure on the government to take an anti-national decision on allowing foreign direct investment in the retail trade. This will perhaps destroy the entire prospect of the retail trade in the country. वो प्रियोदा आज कलकत्ता के अस्पताल में जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पत्नी दीपा दास मुंशी आज इनकी कैबिनेट में मंत्री हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, आपके उस समय के चीफ विप इसको एंटी नेशनल कहते हैं, आप स्वयं एफडीआई का विरोध करते हैं। क्या हो गया प्रधानमंत्री जी, आपकी सोच क्यों बदल गई? परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आ गया? परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आ गया? मैं जानना चाहती हूँ कि उस समय जो कांग्रेस पार्टी इस निर्णय को राष्ट्र विरोधी निर्णय मानती थी, उस समय के नेता प्रतिपक्ष दोनों के दोनों एफडीआई का विरोध कर रहे थे और हमसे कहते थे कि खुदरा व्यापार में एफडीआई मत लाना। आज क्या कारण है? आपकी सोच क्यों बदली है? अध्यक्ष जी, कई बार डर लगता है। अखबार में ऐसी रिपोर्टें पिछले दिनों आई हैं कि वॉलमार्ट ने बहुत बड़ी पैमाने पर
इंडिया में खुदरा व्यापार में एफडीआई लाने के लिए रिश्वत दी है। ये एसोसिएटेड प्रेस की कटिंग लाई हूं मैं। एसोसिएटेड इन November 15th filing to the US Securities and Exchange Commission, Walmart said it was investigating potential violations of the US Foreign Corrupt Practices Act in Brazil, China and India, among other markets. Walmart's Mexico subsidiary is already embroiled in a public scandal over alleged payments to middlemen to speed up the store opening process, possibly through payments to local officials. और ये अभी 8 दिन पहले नवंबर 23 नवंबर को उन्होंने इंडिया के ये खबर लाई हूं, न्यू दिल्ली। भारतीय वॉलमार्ट हैज सस्पेंडेड 5 people including CFO Pankaj Madan as part of an ongoing global investigation by the US retail giant against alleged corrupt practices, sources said. कई बार डर लगता है कहीं ये निर्णय भी इसमें से तो नहीं निकला है। CFO को सस्पेंड किया है। देखिए, उनको तो व्यापार बढ़ाना है, ग्लोबल रिसेशन चल रही है, भारत का बड़ा बाजार उन्हें दिख रहा है, इसलिए वो तो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरी शिकायत तो अपनी सरकार से है कि हम क्यों ये कर रहे हैं। वो चाहे जो करें, चाहे जो प्रयास करें, लेकिन जब हमने अपनी एक सोच बना ली कि ये खुदरा व्यापार में अगर विदेशी पूंजी आएगी तो 4 करोड़ लोग जो सीधे इसमें लगे हैं और 20 करोड़ लोग जो इस पर पलते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो हम इस दिशा में आगे क्यों बढ़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। अभी एक रैली हुई थी एफडीआई के पक्ष में, कांग्रेस की रैली, सारे शीर्षस्थ नेता उसमें गए थे, सोनिया जी समेत सबने उसको संबोधित किया था। वहां सोनिया जी ने बोलते हुए एक बात कही, उन्होंने कहा कि इस जैसी इतने कम समय में इतना विकास करने वाली सरकार कोई देखी है। कहा था ना सोनिया जी आपने, मैंने टीवी पे सुना था, आपने कहा था इतने कम समय में, एक मिनट, इतने कम समय में इतना विकास करने वाली कोई सरकार देखी है। अध्यक्ष जी, मैं तो हैरान रह गई कि वो बोल क्या रही हैं। मैं बताती हूँ गलत क्या है। अरे 1952 से लेकर 2012 तक 60 वर्षों में से 50 वर्ष कांग्रेस की ही सरकार रही है इस देश में। आप चुनौती किसे दे रही थी? एक मिनट, मुझे समझ नहीं आया, ये वाक्य बोलकर आप चुनौती किसे दे रही थी? आप चुनौती दे रही थी अपने नाना ससुर को, आप चुनौती दे रही थी अपनी सासू माँ को, आप चुनौती दे रही थी अपने पति की सरकार को। किसको दे रही थी चुनौती? हमारी सरकार को, सोनिया जी, हमारी सरकार तो मात्र 6 बरस रही है और गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में 10 साल से कम रही है। मैडम, हमारी सरकार, आप जानती हैं, इस देश में गैर कांग्रेसी सरकारें तो 10 साल से भी कम रही हैं। मोरारजी देसाई की सरकार रही 2.5 साल, हमारी रही 6 साल, वीपी सिंह की रही। बाकी तो सारी सरकारें आपकी थी। नरसिंह राव जी की सरकार आपकी थी, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार आपकी थी, मगर 50 में से 30 साल तो नेहरू गांधी परिवार का राज रहा है। आप किसको सुना रही थी? किसको सुना रही थी? आपका ये कहना कि ऐसी सरकार कभी देखी है, इसका मतलब ना तो इंदिरा नेहरू जी की सरकार वैसी थी, ना राजीव जी की सरकार वैसी थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार उन सबसे ऊपर सरकार हो गई। अगर मैडम, अगर इस सरकार को ये लगता है कि ये एफडीआई विकास की सीढ़ी है, तो मैं इन्हें कहना चाहती हूँ, ये विकास की सीढ़ी नहीं, ये विनाश का गड्ढा है, ये विनाश का गड्ढा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अचानक सरकार को हो क्या गया। अभी पिछले शीतकालीन सत्र में इसका निर्णय करके उन्होंने हमें आश्वासन दिया और एकदम 1 वर्ष में पलट गए। और अब प्रधानमंत्री साहसी वक्तव्य देते हैं। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री? द टाइम फॉर बिग बैंग रिफॉर्म्स हैज कम, इफ वी हैव टू गो डाउन, वी गो डाउन फाइटिंग।
must go down fighting, Mr. Prime Minister, must go down fighting, but fight for the poor and not for the rich. Fight for the small and not for the big. Fight for the country and not for multinationals. मैं कहना चाहती हूँ आपसे, आप अपनों के लिए लड़िए प्रधानमंत्री जी, गैरों के लिए मत लड़िए। आपको और मैं आपको विश्वास भी दिलाना चाहती हूँ, अगर आप अपनों के लिए लड़ेंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। आपको ये लगता है कि एफडीआई का ये प्रस्ताव अगर चला जाएगा तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट सिनारियो खत्म हो जाएगा, इन्वेस्टर्स आने बंद हो जाएंगे, देश की प्रतिष्ठा गिरेगी। नहीं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप जिस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चाहें मुझे साथ ले चलें, मैं साथ चलने को तैयार हूँ। वर्ल्ड इन्वेस्टर समिट को ये संदेश देने को तैयार हूँ कि भारत हर सेक्टर में एफडीआई के खिलाफ नहीं है। आइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आइए, पावर में आइए, पुल पुलिया में आइए, टनल्स में आइए, पोर्ट में आइए, एयरपोर्ट में आइए, कहने वाली। अब आप कहिए तो सही, मैं साथ चलकर आपके साथ वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट सिनारियो को ठीक करके इन्वेस्टर को कहने वाली। एक अद्भुत दृश्य होगा आज प्रधानमंत्री जी, एक अद्भुत दृश्य होगा कि भारत के जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष एक साथ इन्वेस्टर को कह रहा होगा आप आइए। लेकिन ये दाल चावल बेचना हमको आता है, ये हम पर छोड़ दीजिए। ये दाल चावल बेचने आने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ दाल चावल हम लोग बरसों से बेच रहे हैं। अरे राजस्थान का आदमी जाकर अरुणाचल में बेचता है, भिवानी का आदमी जाकर आसनसोल में बेच रहा है। इतनी बड़ी इस्टेब्लिश्ड सप्लाई चेन हमारे लोगों ने बना रखी है। ये दाल चावल बेचने के लिए कोई तकनीक नहीं चाहिए, उसके लिए खुदरा व्यापार नहीं चाहिए, उसमें एफडीआई नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, आप इस निर्णय पर पुनर्विचार करिए। और मैं सच कहूँ, प्रस्ताव मैंने रखा है मतदान के लिए, लेकिन हम आपको हराकर जीत दर्ज कराना नहीं चाहते, हम आपको मनाकर जीत दर्ज कराना चाहते हैं। आप मेरी इन बातों पर विचार करिए। मतदान कल होगा, जवाब आपको कल देना है। आप जवाब दीजिए। इसमें जो बातें मैंने रखी हैं, उन बातों को मैंने आंकड़ों के साथ पुष्ट किया है, बयानों के साथ पुष्ट किया है। कोई बात ऐसे हवा में नहीं कह दी। जब पूरे विश्व में इस पर विचार हो रहा है, अमेरिका जैसे देश में छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने पर विचार हो रहा है, हम अपने छोटे बिजनेस को खत्म करने का काम न करें। हम एफडीआई के पर से खिलाफ नहीं हैं, एफडीआई के सच खिलाफ नहीं हैं। जितने विदेशी पूंजी आए, उन बड़े क्षेत्रों में, तकनीक के क्षेत्रों में हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन इस खुदरा व्यापार में जहाँ छोटा आदमी, रेडी वाला, पटरी वाला, छाबड़ी वाला, उसकी रोजी रोटी मत खोजिए। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप निर्णय पर पुनर्विचार कर लेंगे और हम आपको मनाकर जीत जाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर आप हठी होंगे, अगर आप अड़े रहेंगे और आप कहेंगे कि कोई माने या न माने, आम सहमति बने या न बने, हम तो इस दिशा में बढ़ेंगे ही, तो मैं फिर अपने इन साथियों से दरख्वास्त करूंगी कि ये जो प्रस्ताव मैं लेकर आई हूँ निर्णय वापस लेने का, आप फिर मतदान में इस प्रस्ताव का समर्थन करिए और इस सरकार को मजबूर करिए कि ये निर्णय वापस ले। हमारे यहाँ कुछ लोगों को, शायद कुछ साथियों को ये लगता है कि इससे सरकार गिर जाएगी। मैं उनको कहना चाहती हूँ, इससे सरकार नहीं गिरेगी। 184 के प्रस्ताव को पारित हो जाने से सरकार नहीं गिरेगी, केवल एफडीआई गिरेगी, सरकार नहीं गिरेगी। तो जिनको ये डर है कि सरकार गिर जाएगी, वो भयभीत ना हो, वो अपना डर निकाल दें। और अगर आप समझते हैं कि देश के हित में है एफडीआई का गिरना, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ पहले इनसे कि आप ये निर्णय वापस ले लें। अगर ये निर्णय वापस नहीं लेते तो आप मतदान करिए हमारे इस प्रस्ताव के साथ, एफडीआई को गिराइए, देश को बचाइए, यही कहते हैं।